द्रव का प्रवाह। ठीक है, ध्यान दीजिए, द्रव का प्रवाह। अब इसमें पहला बात हम पढ़े हुए थे आदर्श द्रव, है ना। आदर्श द्रव का क्या कंडीशन था? एक था शून्य संपीड्यता, शून्य संपीड्यता, और एक था शून्य श्यानता। ठीक है, शून्य श्यानता। शून्य संपीड्यता मतलब कि द्रव को दबाकर उसके आयतन में बिल्कुल परिवर्तन न किया जा सके, है ना। उसके आयतन में बिल्कुल परिवर्तन न किया जा सके, मतलब उसको थोड़ा भी न दबाया जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य संपीड्यता। जबकि गैस को दबाया जा सकता है, ठोस और द्रव को दबाना मुश्किल है, जबकि गैस को दबाया जा सकता है। ठीक है, ठोस को भी थोड़ा बहुत तुम दबा सकते हो, द्रव को भी दबा सकते हो। शून्य संपीड्यता तो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? आदर्श द्रव, है ना, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर संपीड्यता भी उसकी शून्य होगी और श्यानता भी उसका शून्य होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो द्रव क्या कहलाएगा? आदर्श द्रव कहलाएगा। शून्य संपीड्यता मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन न किया जा सके, चाहे आप उसको कितना भी दबा दीजिए। ठीक है, और शून्य श्यानता का मतलब ये कि उसकी परतों के बीच में, उसकी द्रव के परतों के बीच में, उसके कणों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं होगा, है ना। उनके कणों के बीच में कोई जो है कि संपर्क तलों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य श्यानता। ठीक है, जबकि ऐसा संभव नहीं है ना। चार थरिया जहां वहां बजबे करेगा, है कि नहीं? हाँ, दुइये थरिया मान लो, हाँ, एक से बच जाएगा। हाँ, ठीक है, तो बस वही बात है कि चार कण जहां पर हैं वहां पर संपर्क तलों के बीच में थोड़ा बहुत घर्षण बल होगा ही। ठीक है, तो शून्य श्यानता मुश्किल है हो पाना, लेकिन आदर्श द्रव का यही डिफिनेशन है कि शून्य संपीड्यता होगा और शून्य श्यानता होगा, तो हम कहेंगे कि वह कौन सा द्रव है? आदर्श द्रव है। अब द्रव की प्रॉपर्टी में एक ऊपर हम पहुंच रहे थे, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह में क्या बताया गया था? धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह में कहता है कि द्रव के प्रत्येक कण किसी एक ही बिंदु से गुजरने के बाद, वहां से गुजरने के बाद एक ही पथ पर चलते हैं, यानी वहां से गुजरने के बाद उसकी दिशा क्या होती है? सबकी समान होती है, और सब के सब एक ही वेग से गुजरते हैं, तो वैसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। फिर से सुनना, द्रव के प्रत्येक कण किसी एक बिंदु से यदि गुजरते हैं, तो उस बिंदु से गुजरने के बाद द्रव के प्रत्येक कण एक ही पथ पर चलते हैं, और सबका वेग क्या होता है? समान होता है, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दिशाएं और अलग अलग वेग हो सकता है प्रत्येक कणों का, लेकिन एक ही बिंदु पर प्रत्येक कणों का वेग और दिशा क्या होगा? समान होगा। और उस दिशा को उस बिंदु पर कैसे ज्ञात करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचकर। मान लो कि द्रव इस तरह से जा रहा है, तो इस बिंदु पर अगर बात करें तो इधर की तरफ दिशा होगी, इस बिंदु पर इधर की तरफ, इस बिंदु पर इधर की तरफ। तीन बिंदु है A B C, यहाँ पर वेग V1 है, यहाँ पर वेग V2 है, यहाँ पर वेग V3 है। और दिशा देख रहे हो, इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पीछे से जो भी द्रव के कण आ रहे हैं, अगर यहाँ से गुजरेंगे तो कितने वेग से गुजरेंगे? V1 वेग से ही गुजरेंगे, और इसी रास्ते पर आगे की तरफ क्या करेंगे? जाएंगे। इसी रास्ते पर आगे की तरफ क्या करेंगे? जाएंगे, ना कि वो इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वह धारा रेखीय प्रवाह नहीं कहा जाएगा। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या है? धारा रेखीय प्रवाह कि किसी द्रव के प्रत्येक कण किसी बिंदु से गुजरने के बाद एक ही दिशा में और एक ही पथ पर चलते हैं और समान वेग से चलते हैं, ऐसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। क्या धारा रेखीय प्रवाह क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो धारा रेखीय प्रवाह अब यहां से समझना, ठीक है। अब धारा रेखीय प्रवाह, अब धारा रेखीय प्रवाह का भी एक अंत होगा। अगर वेग बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो धारा रेखीय प्रवाह नहीं रहेगा, है ना। तो उसके बाद एक अधिकतम वेग के बाद धारा रेखीय प्रवाह नहीं रहता है, और उस प्रवाह को हम क्या कह सकते हैं? प्रक्षुब्ध प्रवाह कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें अनियमित रूप से उसके कण क्या करते हैं? गति करते हैं। उसके कण अनियमित रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। उसका कोई निश्चित दिशा और निश्चित वेग नहीं होता है कि कौन किधर जाएगा और किसका कितना वेग
होगा तो ऐसे प्रवाह को हम क्या कहेंगे? प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। जैसे तुम चक्रवात कह लो और ये सब सारी चीजें, समुद्र में तूफान कह लो, ये सब, इसका कोई निश्चित दिशा और वेग नहीं रहेगा कि कौन किधर जाने वाला है, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं? ठीक है, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। कभी कभी बाढ़ आता है तो बांध टूट जाता है, नहर टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? जब धारा रेखीय प्रवाह में वह चल रहा होता है आसानी से, तो हर एक कण एक ही दिशा में क्या कर रहे होते हैं? चल रहे होते हैं, तो अगल बगल उसके बांधों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। जब उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब प्रक्षुब्ध प्रवाह में हो जाता है वो, तो पता नहीं उसकी दिशा किधर होगी, तो पूरे की पूरी दिशा उसके बांधे पर जाके लग गया, तो उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। बात क्लियर हुई? एक बात और है कि धारा रेखीय प्रवाह में, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह में कभी भी एक दिशा दूसरे दिशा को नहीं काटती है। एक दिशा दूसरे दिशा को नहीं काटती है। अगर ऐसा क्यों नहीं होता है धारा रेखीय प्रवाह में? अब ध्यान देना, कभी भी मान लो अगर ऐसा करती है ना, अगर ऐसा करती है, एक दिशा दूसरे दिशा को काटती है, तो ये एक बिंदु है ना, इस बिंदु पर इसके लिए स्पर्श रेखा खींचोगे तो इधर की तरफ खिंचाएगा, इसी बिंदु पर इसके लिए स्पर्श रेखा खींचोगे तो किधर खिंचाएगा? इधर खिंचाएगा। इसकी दिशाएं कब हो गई? दो गो। इसी बिंदु पर इसकी दिशा कब हो गई? दो हो गई ना। तो क्या धारा रेखीय प्रवाह में ऐसा संभव है? नहीं संभव है। क्योंकि अभी क्या बताए हैं कि धारा रेखीय प्रवाह में एक ही बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण एक ही दिशा में चलते हैं, उनकी दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर समझ गए कि धारा रेखीय प्रवाह दो दिशा में नहीं हो सकता है। क्लियर? तो धारा रेखीय प्रवाह बताया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको बताया गया था क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग तो द्रव का वह अधिकतम वेग है ना, जहां तक द्रव का धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है। द्रव का, है ना, द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। इसको डिनोट करेंगे हम बीसी से, है ना, सी यानी क्रिटिकल, ठीक है, बीसी से क्रांतिक वेग। ठीक, तो द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। और उसके बाद वह प्रक्षुब्ध प्रवाह में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात का निर्धारण करने के लिए एक रेनाल्ड एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, रेनाल्ड, उन्होंने रेनाल्ड संख्या का प्रतिपादन किया। ठीक है, रेनाल्ड संख्या के आधार पर अगर उन्होंने बताया कि यदि रेनाल्ड संख्या 1000 से कम है द्रव का, यदि रेनाल्ड संख्या 1000 से कम है तो द्रव को हम धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। लेकिन अगर वही रेनाल्ड संख्या 2000 से क्या है? ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है, तो द्रव को हम क्या कहेंगे? प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा जब 2000 से ज्यादा हो जाएगा? अब रेनाल्ड संख्या क्या हमें बताएंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, रेनाल्ड संख्या अगर 2000 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम प्रक्षुब्ध प्रवाह में लेंगे। अगर रेनाल्ड संख्या 1000 से कम हो जाए तो उसको हम धारा रेखीय प्रवाह में लेंगे। बात क्लियर हुआ? हमारी बात क्लियर हुआ? 1000 से कम रेनाल्ड संख्या है तो उसको क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। और 2000 से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। तो भाई 1000 से 2000 के बीच में भी कुछ जगह बच रहा है ना, तो अगर 1000 से 2000 के बीच में रेनाल्ड संख्या है तो हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि वह धारा रेखीय है कि प्रक्षुब्ध प्रवाह है। बात क्लियर हुआ? ठीक है, बात क्लियर हुआ? ठीक, तो ध्यान दीजिए। अब रेनाल्ड संख्या क्या है इसको हम जरा सा देखते हैं। ठीक है, चल ध्यान दो। अभी आगे हम पढ़ेंगे श्यानता। ठीक है, श्यानता और श्यानता गुणांक। तो श्यानता के बारे में बताया गया है कि द्रव के संपर्क तलों के बीच में लगने वाला विरोधी बल जो होता है, जो उसकी गति का क्या करता है? विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? श्यानता बल कहते हैं। तो श्यानता बल की जब हम गणना करेंगे तो एक श्यानता गुणांक की गणना करेंगे, है ना, एक कांस्टेंट। तो श्यानता गुणांक की अभी बात करेंगे तो अभी आप समझिए कि जो हम अभी बताए हैं क्रांतिक वेग, बताएं क्रांतिक वेग ना, तो वह अधिकतम वेग जहां तक धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। तो मान लो कि एक नली है
ठीक है, मतलब एक पाइप है, पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है, इस पाइप का व्यास जो है d है, कितना है, इस पाइप का व्यास क्या मान लिए, d मान लिए, चौड़ाई उसकी, और इसमें बहने वाले पानी को क्या मान ले, इसके बहने वाले पानी का घनत्व कितना मान ले, रो मान ले, और द्रव का श्यानता गुणांक, ध्यान देना, द्रव का श्यानता गुणांक हम मान ले क्या, ईटा, ईटा कहते हैं इसको, द्रव के श्यानता गुणांक को हम किससे दिखाते हैं, ईटा से, ठीक है। ध्यान दो, द्रव का घनत्व क्या माना गया, रो, द्रव का व्यास क्या माना गया, d, ठीक है, और द्रव का श्यानता गुणांक क्या माना गया, ईटा। अब द्रव का, अब यहां से समझिए, द्रव का जो क्रांतिक वेग vc होता है, इन्हीं तीनों बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है ना, कि उसका श्यानता गुणांक कितना है, उसका व्यास कितना है, और उसका घनत्व कितना है। जाहिर सी बात है, कल तुमको बताए थे कि जितना ज़्यादा उसका घनत्व होगा, अरे घनत्व जितना ज़्यादा होगा वो उतना जो है कि थोड़ा सा ठोस टाइप का हो जाएगा ना, है ना, और उसका घनत्व जितना ही ज़्यादा होगा वो क्या बोलते हैं कि उसको, उसका श्यानता उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं, संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ईटा की बात करें वही श्यानता गुणांक है, और डी की बात करें तो तुम जानते हो ना, डी व्यास कम करो, पाइप में पानी आ रहा है उसको अगवा से इसे दबा दिए, व्यास कम हो गया, जैसे ही व्यास कम करते हो बस उसका धारा रेखीय प्रवाह बदल जाता है ना, वो कैसा बदल जाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह में। तो इसका मतलब है कि इस व्यास पर भी वह डिपेंड करता है, तो व्यास पर भी डिपेंड कर रहा है उसका क्रांतिक वेग, और उसके घनत्व पर भी डिपेंड कर रहा है, और श्यानता गुणांक पर भी डिपेंड कर रहा है कि उस द्रवों के बीच कितना बल कैसे कार्य कर रहा है। अब यहीं पर हम ज्ञात करने वाले हैं विमीय विश्लेषण की सहायता से। अब विमीय विश्लेषण यहाँ से ध्यान रखना, आप कैसे ज्ञात किया जाता है तुमको बताया गया था। विमीय विश्लेषण तो Vc इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, रो के है, डी के है, और ईटा के है। अब रो के पावर हम a मान लेते हैं, डी के पावर b मान लेते हैं, ईटा के पावर c मान लेते हैं। अब इसी a, b और c की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। इसी a, b, c की हम गणना करेंगे, और गणना करके पता किया जाएगा कि a, b, c का मान क्या है, और फार्मूला डिराइव करेंगे किसका, रेनॉल्ड संख्या का। अब ध्यान दो, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, और उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। तो Vc बराबर होगा Re, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या, और रो के पावर a, डी के पावर b, ईटा के पावर c, ठीक। रेनॉल्ड संख्या एक कांस्टेंट है, तो उसका कोई बीमा नहीं होगा, कोई बीमा नहीं होगा ना, इन तीनों का बीमा होगा। हम तुमको बताए हैं कि अगर बराबर में है तो दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होती हैं, तो यानी कि इधर का बीमा इधर के बीमा के क्या होगा, तो इधर वेग है ना, ये व्यास है ना, दूरी हुआ व्यास, ईटा, ईटा का होता है ml के पावर -1 t के पावर -1, आगे हम बताएंगे उसका बीमा, ठीक है। ml के पावर -1 t के पावर -1, और r ये रो घनत्व हुआ, तो घनत्व का हमको बता दीजिए तनी, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का कितना होता है, मीटर क्यूब, और द्रव्यमान का यम, इसका मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ml के पावर -3। सबका हम रखते हैं बारी बारी से, ध्यान से देखिएगा। तो Vc बराबर होगा, Re को हटा दे, बीमा कोई नहीं है, Vc का बीमा रखो, वेग है ना, यह वेग है ना, तो वेग का बीमा LT के पावर -1, कोई दिक्कत, ठीक है। वेग का बीमा LT के पावर -1। रेनॉल्ड संख्या हम हटा देते हैं, बाद में रख लेंगे क्योंकि उसका कोई बीमा नहीं है, पहले ABC का मान तो निकाल लें। ध्यान दो, रो घनत्व ml के पावर -3, कुछ कभी कभी लगता है हम ज्यादा बोलते हैं क्या है, हाँ तो बता दिया करो कि सर तनी सा धीरे हो जाइए, फॉलो में इतना तेज चले जाते हैं, हमको भी लगा है कि हम बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं। डी व्यास है, तो अब हर जगह ये मत टोक देना कि सर जी तेज बोल रहे हैं, मत बताना तू हमको। डी कितना है, यल के पावर b, कोई दिक्कत। अब इसका ईटा का होता है ml के पावर -1 t के पावर -1 के पावर c, ठीक है।
एल के पावर -1 टी, हाँ ठीक है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 के पावर सी। अब दोनों पक्षों का तुलना करके हम आराम से ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एल टी के पावर -1 बराबर, देख लो कौ गो यम है जी, आई एम के पावर ए हो गया, यहाँ एम के पावर माइनस सी कहाँ है, सी ना, तो यम के पावर ए प्लस, यम खत्म हुआ, आगे बढ़ो, इनटू यल के पावर -3 ए हुआ क्या, यल के पावर आई एल के पावर प्लस बी आई एल के पावर सी, तो आई एल के पावर निकल गया, एक साथ ले लिए। अब अगला कौन बचा, टी, तो टी के पावर -सी, खत्म ना, इतने है ना। तो दोनों पक्षों का तुलना करोगे तो इधर यम के पावर 0 लिख दे, कोनो परेशानी नहीं ना। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या हम लिखते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, कपो नहीं सुधरेगा। a प्लस सी का मान 0 के बराबर होगा, -3a प्लस बी माइनस सी का मान 1 के बराबर होगा, यल के पावर 1 है, और -c का मान किसके बराबर होगा, -1 के होगा ना। अब ठीक है, तो इस c का मान तो डायरेक्ट निकल गया, c का मान कितना निकल गया, 1। तो तुलना करोगे तो c -c का मान -1 के बराबर ना, -c का मान -1 के, -c का मान -1 के बराबर, यानी c बराबर कितना मिल गया, 1। कोई दिक्कत। अगला तुलना करो, ये कितना है, a प्लस सी का मान किसके बराबर, 0, 80 का मान तुम निकाल चुके हो, तो a प्लस 1 बराबर 0, यानी a बराबर -1, a और c दोनों निकल चुका है। हमको क्या चाहिए, तो इसमें b है, तो -3a प्लस बी माइनस सी बराबर किसके, 1 के, और a और c तुम निकाल चुके हो, a का मान a -1 है, c का मान, तो 3 a का मान -1, अब प्लस b और c का मान 1 है बराबर 1, तो ये 3 हो गया, अब प्लस b -1 बराबर 1, 3 में से 1 गया 2 है ना, अब बराबर 1 माइनस, तो b बराबर a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल चुका है। अब इसमें अगर हम रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फार्मूला क्या है। तो Vc बराबर, अतः Vc बराबर क्या निकलेगा, RE, यहाँ देखो, रो के पावर a का मान -1, d के पावर b का मान, और ईटा के पावर c का मान 1 है। तो -1 का मतलब तुम जानते हो कि बताना पड़ेगा, है ना। तो इसको रो के पावर -1 यानी बटे रो करें, डी के पावर -1 यानी बटे डी करें, ईटा के पावर यानी ऐसे ईटा कर दें, ठीक है। यहाँ से रेनॉल्ड संख्या हम निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ से रेनॉल्ड संख्या बता दीजिए, रेनॉल्ड संख्या RE बराबर होगा VC रो डी अब बटे ईटा, ये क्या मिल गया, रेनॉल्ड संख्या। तो कभी कभी रेनॉल्ड संख्या आपसे पूछता है डिराइव करने के लिए, तो इसी तरह से क्या होगा, डिराइव होगा इसका रेनॉल्ड संख्या का। तो यही है रेनॉल्ड संख्या, जो रेनॉल्ड संख्या तुम देख, अरे रेनॉल्ड संख्या का मतलब ये कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, देख रहे हो ना, ईटा, डी, रो और VC, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन है, रेनॉल्ड संख्या। कहने का मतलब ये कि अगर हमको बताना हो कि द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है कि प्रक्षुब्ध है, तो इन चारों बातों को लेकर हमको डिसाइड करना होगा ना, उसकी नली कैसी है, उसका श्यानता गुणांक कैसा है ना, और उसका जो है घनत्व कितना है, उसका क्रांतिक वेग कितना है। इन सब चारों बातों को जब हम जान जाएंगे तब बता पाएंगे कि धारा रेखीय प्रवाह होगा कि प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन निकाल लिए, उसको क्या कह दिए, रेनॉल्ड संख्या। तो इन चारों को निकालें या चाहे अकेले क्या निकाल दें, रेनॉल्ड संख्या निकाल के हम बता दें कि नहीं धारा रेखीय प्रवाह होगा कि प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड संख्या बराबर इतना आया। अब यहीं से सबका मान रखोगे, है ना, मान लो किसी द्रव के लिए रखे मान, मान लो कोई नली है, तो डी का मान पता होगा, ईटा का मान पता होगा, रो का मान पता होगा, VC का मान पता होगा। जब इसमें रखोगे तो अगर मान 1000 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो कहोगे कि कैसा प्रवाह होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा, ठीक है। अगर वही 2000 से ज़्यादा आ जाए तो क्या कहोगे,
प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। 1000 से 2000 के बीच रहे तो क्या कहोगे कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ध्यान से समझिए। तो रेनॉल्ड्स संख्या का मतलब समझ में आया? ठीक है।